आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की है। चंद्रपुर में रहने वाले 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के पास तैनात थे। उनकी 22 साल की बेटी आर्या पुलिस ट्रेनिंग कर रही थी और अपने पिता की तरह यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखती थी। 25 अप्रैल 2023 की सुबह हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर रोज की तरह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी उनकी बेटी आर्या उनके पास आई और उन्हें एक गिलास मिल्कशेक दिया। जयंत ने प्यार से बेटी के हाथ से मिल्कशेक लिया, मुस्कुराते हुए पिया और ड्यूटी के लिए निकल गए। लेकिन कुछ ही समय बाद ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आया और वे वहीं गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इस मौत को नेचुरल माना गया, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और केस को जल्दी ही बंद कर दिया गया। इसके बाद नियमों के अनुसार आर्या को अपने पिता की जगह नौकरी मिल गई। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल आर्या एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम आशीष शेडमाके था। दोनों का चक्कर 2022 से चल रहा था। आशीष भी अपने बाप की मौत के बाद अनुकंपा नौकरी से पुलिस में लगा था। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ता गया। 2025 में दोनों ने पुलिस की ट्रेनिंग पूरी की और कांस्टेबल बन गए। उसी साल के आखिर में दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ ही दिनों में आशीष को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसका बर्ताव ठीक नहीं था और ड्यूटी में भी गड़बड़ करता था। नौकरी जाते ही उसका दिमाग और ज्यादा खराब रहने लगा। उधर आर्या अभी भी अपने मायके में ही रहना चाहती थी क्योंकि वहां उसकी माँ अकेली रह गई थी। उसे लगता था कि माँ को छोड़कर जाना सही नहीं है, लेकिन आशीष चाहता था कि आर्या उसके साथ ससुराल में रहे। वह बार बार उसे अपने साथ ले जाने की बात करता, मगर आर्या हर बार मना कर देती। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। बात बात पर तकरार बढ़ती गई और उनका रिश्ता और बिगड़ता चला गया। 22 मार्च 2026 की रात थी। घर में फिर से जोरदार झगड़ा चल रहा था। आर्या ने आशीष पर इल्जाम लगाया कि वह उसके करियर के बीच में आ रहा है। यह सुनकर आशीष का गुस्सा फूट पड़ा। अगले दिन 23 मार्च 2026 को उसी गुस्से में आशीष सीधे रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर उसने पूरा सच कबूल कर लिया। आशीष ने पुलिस स्टेशन में जाकर यह बताया कि उसने अपनी पत्नी आर्या के साथ मिलकर जयंत बल्लावर की हत्या की थी। आर्या ने अपने पिता जयंत बल्लावर को मिल्कशेक में जहर मिलाकर मारा था। जहर उसने ही चैतन्य उर्फ मोंटी से 5000 में मंगवाया था। आशीष ने पुलिस को फोन कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो जैसे सबूत भी दिए, जिनमें पुरानी बातचीत और प्लानिंग के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। सबूत इतने मजबूत थे कि पुलिस भी हैरान रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिसकर्मी की बेटी, जो खुद पुलिस में थी, अपने ही पिता के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। अधिकारियों को तुरंत खबर दी गई और एक टीम बनाकर आर्या को गिरफ्तार करने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। उस वक्त आर्या यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग कर रही थी। जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। उसे वहीं से हिरासत में ले लिया गया। उसी दिन चैतन्य उर्फ मोंटी और एक नाबालिग को भी पकड़ लिया गया। आशीष को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह इस साजिश में शामिल था। जांच में सामने आया कि जयंत बल्लावर अपनी बेटी आर्या के लव अफेयर का सख्त विरोध करते थे। आर्या का रिश्ता आशीष शेडमाके से था, लेकिन उसके पिता इस शादी के खिलाफ थे और इसे होने नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से आर्या और आशीष ने मिलकर खतरनाक प्लान बनाया। दोनों ने सोचा कि अगर पिता रास्ते से हट जाएंगे तो शादी भी हो जाएगी और आर्या को अनुकंपा के आधार पर पुलिस की नौकरी भी मिल जाएगी। इस प्लान के तहत आशीष ने अपने रिश्तेदार चैतन्य उर्फ मोंटी गेडम से 5000 में जहर मंगवाया। फिर आर्या ने वही जहर मिल्कशेक में मिलाकर अपने पिता को पिला दिया और वह पुलिस में भर्ती हो गई। और उसके बाद आर्या ने आशीष शेडमाके के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चला। इसके बाद मामला पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने पुराने केस की फाइल दोबारा खोली। जिस मौत को पहले सामान्य माना गया था, अब उसी को हत्या के एंगल से जांचा जाने लगा। फॉरेंसिक टीम को लगाया गया और पुराने सैंपल्स की दोबारा जांच हुई। पूरा मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि एक बेटी जो खुद पुलिस में थी, अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकती है। अब सभी आरोपी जेल में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस कहानी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया, क्या लालच और प्यार के नाम पर इंसान इतना गिर सकता है? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब जानते हैं दूसरी घटना, जो कम शॉकिंग नहीं है। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। 21 मार्च 2026 की सुबह टोल प्लाजा के कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे।
तभी अचानक उनकी नजर सड़क पर पड़ी जहां एक कार जल रही थी। ये मंजर सनौधा थाना इलाके के चनाटोरिया पहाड़ी के पास का था। गढ़ा कोटा से सागर जा रही ये कार करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद अचानक आग की लपटों में घिर गई थी। हालात देख कर्मचारियों ने बिना देर किए सनौधा थाने को खबर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी देर की मेहनत के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो अंदर का नजारा देख सब हैरान रह गए। कार की पिछली सीट पर एक जला हुआ नरकंकाल पड़ा था। कार के पास 3 आदमी खड़े थे। ये वही लोग थे जो हादसे के वक्त कार में सवार थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इनमें से एक ने अपना नाम डॉक्टर नीलेश कुर्मी बताया। उसने कहा कि कार में उसके साथ उसकी पत्नी सीमा भी थी। उसके मुताबिक सीमा को रास्ते में अचानक हार्ट अटैक आया था, इसलिए वह उसे इलाज के लिए सागर ले जा रहा था। तभी एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लग गई। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी पीछे की सीट पर लेटी हुई थी और वह उसे बचा नहीं सका। पहली नज़र में तो यही लगा कि कार में मिला कंकाल नीलेश की पत्नी सीमा का ही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। नीलेश की बात थानेदार के गले नहीं उतर रही थी। सोचने वाली बात यह थी कि जिस कार में आग लगी उसमें बैठे 4 लोगों में से 3 तो बिना एक खरोंच के बाहर निकल आए और चौथी, जो पहले से बीमार बताई जा रही थी, वो जलकर राख हो गई। अगर सच में आग लगी थी तो सीमा ने भी तो बाहर निकलने की कोशिश की होगी। फिर उसका कंकाल पीछे की सीट पर लेटी हालत में कैसे मिला? यही बात पूरे मामले को शक के घेरे में ला रही थी। थाना प्रभारी श्री ठाकुर अब समझ चुके थे कि मामला सीधा नहीं है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने खुद इस मामले की जांच संभाली। जैसे ही उन्होंने घटनास्थल देखा, शुरू से ही कई सवाल खड़े हो गए थे। कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें बैठे तीनों लोग बिना एक खरोंच के बाहर निकल आए थे। अगर आग अचानक लगी होती तो वो इतने आराम से कैसे बच गए? और सबसे बड़ा सवाल, वे सीमा को क्यों नहीं बचा पाए? शव की हालत भी बहुत कुछ बता रही थी। सीमा पिछली सीट पर ड्राइवर साइड की तरफ मिली थी और दरवाजा अंदर से बंद था। अगर आग लगने के वक्त वह होश में होती तो वो जरूर बाहर निकलने की कोशिश करती। ऊपर से सड़क पर न तो टायर घिसटने के निशान थे और न ही कार में किसी टक्कर के सबूत मिले। इससे एक्सीडेंट वाली बात और कमजोर हो गई। सीएनजी सिलेंडर भी बिल्कुल सुरक्षित था, यानी ब्लास्ट की संभावना भी खत्म हो गई। और फिर मिला सबसे बड़ा सुराग। घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों के पीछे एक प्लास्टिक का कंटेनर मिला जिसमें पेट्रोल के निशान थे। पास ही माचिस की डिब्बी भी पड़ी थी। फॉरेंसिक जांच में साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पेट्रोल डालकर जानबूझकर आग लगाई गई थी। अब यह मामला हादसे से बदलकर एक सोची समझी साजिश में बदल चुका था और शक और गहरा हो गया था और जांच ने उसी दिशा में रफ्तार पकड़ ली। जैसे ही पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, मामले की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। पता चला कि आग लगने से पहले के घंटों में डॉक्टर नीलेश लगातार अपने किराएदारों के संपर्क में था। उसकी हरकतें हार्ट अटैक वाली कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। यहीं से पुलिस को साफ समझ आ गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही सच छिपा है। और बस इसी शक के साथ पुलिस ने उसी दिशा में जांच को और गहराई से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। फुटेज साफ नहीं था, लेकिन उसमें एक कार दिखी जो नीलेश की गाड़ी जैसी लग रही थी। वह बिना रुके टोल पार करके आगे निकल गई, जबकि अगर सच में इमरजेंसी होती तो वहीं से अस्पताल की ओर मुड़ना चाहिए था। अब पुलिस का शक और मजबूत हो गया। डॉक्टर नीलेश, रामकृष्ण और शिवम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरुआत में तीनों एक ही कहानी पर टिके रहे, हार्ट अटैक और हादसा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तकनीकी सबूत सामने रखे, उनके बयान आपस में मेल नहीं खाने लगे। सबसे पहले रामकृष्ण टूट गया। पेट्रोल का कंटेनर, फोन रिकॉर्ड और मेडिकल इमरजेंसी के कोई सबूत न मिलने से उसकी बात कमजोर पड़ गई। पूछताछ में साफ हो गया कि वह घटनास्थल पर मौजूद था और पूरी घटना से अनजान नहीं हो सकता था। इसके बाद शिवम ने भी ज्यादा देर तक सच छिपाया नहीं। उसने पूरी घटना का क्रम बता दिया। घर में हुआ झगड़ा, गला घोंटना, बेटी का जाग जाना और फिर शव को लेकर सुनसान जगह तक जाना। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी हत्या थी। डॉक्टर पूरे समय खुद को संभाले रहा, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आखिरी तक बेगुनाही का दिखावा किया। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। जैसे जैसे पुलिस ने सबूत सामने रखे, पेट्रोल, माचिस, फोन डिटेल्स, बंद किए गए सीसीटीवी कैमरे और बुझाई गई लाइटें, उसकी बनाई हुई कहानी धीरे धीरे बिखरने लगी। अब पुलिस को साफ दिखने लगा था कि यह गुस्से में किया गया कोई अचानक कदम नहीं था, बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी।
फिर वो वक्त आया जब सच ने पूरी तरह से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने डॉक्टर नीलेश कुर्मी, रामकृष्ण कुर्मी और शिवम कुर्मी तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे आरोप जिनमें सजा उम्र कैद से लेकर कुछ मामलों में फांसी तक हो सकती है। तीनों को अदालत में पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब कहानी का वो हिस्सा सामने आने वाला था जिसने इस पूरे मामले को और भी डरावना और दिल दहला देने वाला बना दिया। डॉक्टर नीलेश कुर्मी गढ़ाकोटा में एक जाने माने और रिस्पेक्टेड व्यक्ति माने जाते थे। कस्बे के बीचों बीच उनका क्लिनिक था जहां वो सालों से लोगों का इलाज कर रहे थे। मरीज उन पर भरोसा करते थे और आसपास के लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे। घर पर सीमा चुपचाप सब संभालती थी। 3 बच्चे थे और बाहर से देखने पर सब कुछ एक खुशहाल परिवार जैसा लगता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीमा ने अपने पति में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। क्लिनिक से देर रात लौटना, घर आकर भी फोन पर धीरे धीरे बातें करना और जब भी फोन बजे तो उसके सामने बात करने के बजाय बाहर चले जाना। एक पत्नी इन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ समझ जाती है। सीमा को एहसास होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है और शायद उसके पति की जिंदगी में कोई और आ चुका है। उसे यह भी महसूस हुआ कि जो इंसान पहले हर रोज उसके करीब रहने की कोशिश करता था वही अब उससे दूर दूर रहने लगा था। और सच भी कुछ ऐसा ही था। गढ़ाकोटा से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाली एक लड़की से नीलेश की पहचान इलाज के दौरान हुई थी। वो गांव गांव जाकर मरीज देखता था। वहीं उसकी उससे मुलाकात हुई। शुरुआत में बस डॉक्टर और मरीज की तरह बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। मिलना जुलना ज्यादा होने लगा। फिर देखते ही देखते दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई और रिश्ता गलत दिशा में चला गया। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। सीमा अब उसे अपने रास्ते की रुकावट लगने लगी थी। इसी बात को लेकर घर में झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों से शुरू होकर बात हाथापाई तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे नीलेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान तैयार होने लगा। ऐसा रास्ता जिसमें रास्ते का कांटा भी हट जाए और शक भी ना आए। उसने ठंडे दिमाग से पूरा प्लान तैयार कर लिया था। घर में हत्या करनी है, फिर उसे सड़क हादसे जैसा दिखाना है और आग लगाकर सारे सबूत मिटा देने हैं। उसे पूरा भरोसा था कि वो सब संभाल लेगा। अपनी मेडिकल समझ के दम पर हर सवाल का जवाब दे देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि गलती कितनी भी सोच समझकर क्यों न की जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है और जब आता है तो सब कुछ खोलकर रख देता है। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए नीलेश को अकेले से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। उसे सही मौका भी चाहिए था और सबसे जरूरी ये कि घर में किसी को कुछ पता न चले। इसके लिए उसने अपने किराएदारों को पैसों का लालच दिया और धीरे धीरे दोनों को इस काम में शामिल कर लिया। 20 मार्च का दिन बिल्कुल आम था। दिन भर सब कुछ वैसे ही चलता रहा। क्लिनिक में मरीज आते जाते रहे और घर पर सीमा ने काम संभाला, खाना बनाया और बेटी का होमवर्क कराया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। करीब 2 बजे नीलेश घर लौटा, जहां सीमा उसका इंतजार कर रही थी। महीनों से जमा हुआ गुस्सा उस रात बाहर आ गया। सीमा ने साफ साफ सब पूछ लिया। देर से घर आना, फोन पर छुपकर बातें करना और वो रिश्ता जिसका उसे काफी समय से शक था। यह सुनकर नीलेश गुस्से में आ गया और उसने सीमा का गला पकड़ लिया। सीमा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बच नहीं पाई और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच उनकी बेटी की नींद खुल गई। नीलेश ने तुरंत बात संभाली और कहा कि माँ की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल ले जा रहा है, तुम सो जाओ। बच्ची छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो मान गई। इसके बाद नीलेश ने तुरंत अपना अगला कदम उठाया और रामकृष्ण व शिवम को फोन किया। थोड़ी ही देर में दोनों वहां पहुंच गए। तीनों ने मिलकर सीमा के शरीर को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। नीलेश उसके सिर के पास बैठ गया ताकि बाहर से देखने पर लगे कि वह उसे अस्पताल ले जा रहा है। घर से निकलने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और बाहर की लाइट भी बुझा दी। करीब सुबह 3 बजे कार घर से निकल गई। गढ़ाकोटा से चनाटोरिया टोल प्लाजा तक करीब 50 किलोमीटर का रास्ता है और आमतौर पर यह सफर 1 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन उस रात कार में बैठे तीनों लोग जल्दी में नहीं थे। करीब सुबह 4 बजे गाड़ी चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास पहुंची, लेकिन टोल पर रुकने के बजाय नीलेश ने गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मोड़ दिया। ये जगह पहले से चुनी गई थी जहां आसपास कोई नहीं था। गाड़ी रुकते ही तीनों नीचे उतरे, डिक्की खोली और उसमें से पेट्रोल से भरा प्लास्टिक का कंटेनर निकाला। इसके बाद डॉक्टर नीलेश ने कार के अंदर पेट्रोल डाल दिया, जो सीटों और सीमा के शरीर तक फैल गया। फिर उसने माचिस जलाई और कार में आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरी कार जलने लगी, लेकिन तीनों वहीं खड़े रहे और आग को देखते रहे। इसी दौरान नीलेश ने फोन करके सीमा के घर बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था
और रास्ते में गाड़ी में आग लग गई, जैसे सब कुछ अचानक हुआ हो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली नजर में मामला हादसा ही लग रहा था। कार पूरी तरह जली हुई थी, अंदर एक महिला का शव था और 3 आदमी बाहर खड़े थे जो खुद को सदमे में बता रहे थे लेकिन सुरक्षित थे। डॉक्टर नीलेश ने बताया कि रास्ते में सीमा को सीने में दर्द हुआ। वह उसे अस्पताल ले जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई। उसने कहा कि शायद सीएनजी सिलेंडर फट गया होगा और उसे कुछ समझ नहीं आया। सीमा के भाई लोकेश पटेल को जब यह खबर मिली तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन उसे बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसे अपनी बहन की शादी की हालत के बारे में पहले से पता था। ऐसे में उसे ये कहानी सही नहीं लगी। उसने पुलिस से साफ कहा कि यह हादसा नहीं है, उसकी बहन की हत्या हुई है। उसके इसी शक के बाद मामले की जांच और गहराई से शुरू हुई। लोकेश का यही शक और उसका डटे रहना आगे चलकर इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की सबसे बड़ी वजह बना। पुलिस जांच में जब लोगों से पूछताछ की गई तो ज्यादातर लोगों ने डॉक्टर नीलेश के बारे में अच्छी ही बातें बताईं। आसपास के लोगों के मुताबिक उसका व्यवहार ठीक था और उसने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई थी। इसी वजह से शुरुआत में कई लोगों को यह घटना एक हादसा ही लगी। किसी को भी उस पर शक करना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और सच्चाई सामने आई, लोगों की सोच बदल गई। तब सबको समझ आया कि जो दिख रहा था असल में कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। और आखिर में इस कहानी ने सब कुछ साफ कर दिया। जिस इंसान पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। एक गलत रिश्ता, कुछ गलत फैसले और एक खतरनाक प्लान, इन सब ने मिलकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। 3 बच्चों से उनकी मां छिन गई और एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। उसे लगा था कि वो सब कुछ प्लान करके बच जाएगा, लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। जब सच सामने आया तो उसकी पूरी कहानी वहीं खत्म हो गई। याद रखिए, गलत रास्ता शुरू में आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर उस रात डॉक्टर नीलेश कुर्मी सही फैसला लेता तो शायद ये कहानी कभी बनती ही नहीं। उसे अपनी शादी बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, सीमा से बात करके, हालात समझकर, या फिर जरूरत पड़ती तो अलग होकर नया रास्ता चुनना चाहिए था। लेकिन उसने सच का सामना करने के बजाय गलत रास्ता चुना। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यही साबित किया कि अपराध चाहे कितना भी सोच समझकर क्यों न किया जाए, कानून की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। अगर उस रात नीलेश खुद को रोक लेता तो सीमा आज जिंदा होती, उनके 3 बच्चों की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होती और वो खुद भी आज सलाखों के पीछे नहीं होता। रामकृष्ण कुर्मी और शेवम कुर्मी भी इस साजिश का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी खराब कर बैठे, जबकि लोकेश पटेल, जिसने अपनी बहन को खोया, वही इस सच्चाई को सामने लाने की वजह बना। यही इस कहानी का सच है। हर मुश्किल का हल होता है, लेकिन गलत रास्ता चुनने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच के साथ।